फिर इसके बाद एक और प्रॉब्लम आई, दैट वाज पुलिस वेरिफिकेशन। पुलिस वालों ने पता नहीं कैसे सीन करना शुरू कर दिया, अरे अभी नहीं हो सकता, 2-3 महीने लगेंगे, फला ढिमका हाई हो। मैंने बोला भाई मेरे चला जाएगा, 12 दिसंबर को मेरा एग्जाम है एआईबी का, मुझे फॉर्म भी भरना है। वो बोल रहे हैं नहीं नहीं, अब एनरोलमेंट नंबर जब तक नहीं मिलता हम फॉर्म कहाँ भर सकते हैं एआईबी का। तो फिर ऐसा हो गया था कि मैंने बोला मैं कैसे करूंगी, नहीं वो तो समझ ही नहीं रहे हैं, वो तो अपने एक्सक्यूज दे रहे हैं, हमारे पास ये नहीं आया, हमारे पास वो नहीं आया, तुम्हारा ये डॉक्यूमेंट नहीं है, वो डॉक्यूमेंट नहीं है, कुछ ना कुछ गोल 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 घुमा रहे थे। नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी गुप्ता। आज मैं आप लोगों को अपना एक एक्सपीरियंस बताऊंगी। जितने भी लॉ स्टूडेंट्स हैं, जूनियर एडवोकेट्स हैं, वो ध्यान से सुनिएगा। एक एक्सपीरियंस है जिसके बारे में सब लोग जानना चाहते हैं कि आपका क्या एक्सपीरियंस था, और इस एक्सपीरियंस को मैं बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपसे शेयर करूंगी। देखिए, जब आप किसी नए शहर जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो आपको कैसे कोई चीज़ शुरुआत करनी चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिस करने इन द सेंस कि एडवोकेसी के लिए जब आप न्यू सिटी जाते हैं, या फिर लॉ स्टूडेंट हैं तो अपने ही सिटी में जब वो सीनियर एडवोकेट ढूंढने जाते हैं तो उनको कैसे कहाँ से शुरू करना चाहिए, ये सबसे बड़ा एक परेशानी है जिसको बहुत क्लैरिटी से बैठकर बात करने की ज़रूरत है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि एज ए लॉ स्टूडेंट भी मैंने सीनियर सर्च किया है और एज ए जूनियर एडवोकेट जो है वो भी मैंने ट्राई किया है। तो एज ए लॉ स्टूडेंट तो मैंने छत्तीसगढ़ में कोशिश किया था, बिलासपुर। बिलासपुर छत्तीसगढ़ का एक शहर है। रायपुर के बाद जो दूसरा बड़ा शहर है वो बिलासपुर है। तो बिलासपुर में मैं थी, वहाँ से मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की हुई है एलएलबी की, तो वहाँ पर भी मैंने ट्राई किया हुआ है। तो और फिर दिल्ली में मैंने जूनियरशिप के लिए ट्राई किया है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बताऊंगी कि एज अ लॉ स्टूडेंट मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। सबसे पहले तो जब मेरे को आया कि नहीं, मुझे प्रैक्टिकल लर्निंग भी अपनी करनी है, इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मैं पता है कहाँ से शुरुआत किया था मैंने, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कहाँ पर जाना है, किसके पास जाना है। तो मैं रैंडम उठी, मैं चली गई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, बिलासपुर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गई। वहाँ पर सबके टेबल्स पे जाके मैं बात कर रही थी, लिटरली बता रही हूँ। मैं सबके टेबल पे गई, सबके एक एक के, कि सर आपके पास कुछ ऐसा जूनियर वूनियर रखने के लिए कुछ है क्या, आपको कोई रिक्वायरमेंट है क्या। नहीं नहीं, हमारे पास ऑलरेडी जूनियर हैं। इस तरह से मुझे कई लोग, मतलब कोई बोला हमारी तो वकालत ही इतनी अच्छी नहीं चल रही है, हम क्या ही रखेंगे। और इस तरीके से कुछ ना कुछ मुझे रिफ्यूज़ल आते रहे। इसके बाद एक जगह तो और पहुंची तो उन्होंने कहा अरे तुम वकालत ही क्यों कर रही हो, तुम्हें वकालत ही नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे, कोई फ्रस्ट्रेटेड था, कोई डिप्रेस था, किसी को रिक्वायरमेंट नहीं थी, इस तरह की चीज़ें मुझे देखने को मिली। फिर उसके बाद कॉलेज की तरफ से भी अपॉर्चुनिटी आया कि आप इंटर्नशिप कर सकते हो। कुछ 10-15 दिन की आई थिंक इंटर्नशिप थी, वो करने की अपॉर्चुनिटी थी हाई कोर्ट में। लेकिन हुआ ये कि उस टाइम पर क्लैश हो रहा था प्रैक्टिकल, हमारा प्रैक्टिकल भी चल रहा था उस बीच। तो अब हम स्टूडेंट्स के पास ऐसा था कि इंटर्नशिप तो करना ही है, साथ ही साथ इधर जो कॉलेज का जो प्रैक्टिकल होता है, आप लोग एलएलबी अगर कर रहे होंगे तो आपको पता होगा, उसको भी हैंडल करना है। प्रैक्टिकली कर लूँ वही बहुत बड़ी चीज़ है। तो इंटर्नशिप मेरा ऐसा था कि मैं नहीं अटेंड कर पाऊंगी, तो मैंने इंटर्नशिप मिस कर दी थी। लेकिन मुझे कुछ लोगों ने बताया था कि जो कोर्ट वाले होते हैं उन लोग इंटर्नशिप इस तरह से कराते रहते हैं, प्लस साथ ही साथ आपको वहाँ पर काम करने का, जूनियर लोगों को काम करने का भी मौका रहता है। तो इस तरह की मुझे कुछ कुछ अपॉर्चुनिटी ऐसे सुनने को ऊपर ऊपर से मिली थी, पर मुझे क्लैरिटी नहीं हुई। मैं गई, बहुत सारे लंबे चौड़े प्रोसीजर उन्होंने बता दिया कि गर्मी की छुट्टी में इंटर्नशिप होता है, ये वो एंड ऑल। तो मैं डिस्टर्ब हो गई। मेरा ऐसा था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है। मेरे पास अल्टीमेटली एक ही ऑप्शन था कि मुझे सीनियर को ज्वाइन करना है। अब इसके बाद कोर्ट में तो मेरा कुछ नहीं हो पाया था। फाइनली आई वाज लाइक कि चलो मैं क्या करती हूँ, डायरेक्टली जो एडवोकेट्स हैं उनके घर विजिट करती हूँ। तो मैं जिस कॉलोनी में रहती थी उस कॉलोनी के एक एडवोकेट से सोची मिलने को, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। फिर उसके बाद मैं ऐसे अदर जो कॉलोनीज थी वहाँ पर गई, और उस दिन मैं पूरा 1 घंटे 1.5 घंटे मैं चली हूँ, और तब जाकर फाइनली एक एडवोकेट के यहाँ मैं गई और उनके कुछ जूनियर्स दिखे। तो मैंने उनसे बोला कि मुझे ज्वाइन करना है, कुछ अपॉर्चुनिटी है क्या यहाँ पर, ऐसा वैसा ये वो। तो उन्होंने कहा अभी तो मेरे सीनियर आए नहीं हैं, वो इस टाइम पे आएंगे, ये फ्री रहते हैं, वो फ्री रहते हैं, अभी नहीं है। तो फिर ऐसा हुआ कि उन लोगों ने इतना एक्सक्यूज़ दिया कि मैं फिर वहाँ से चली गई। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अब हाई कोर्ट में, कुछ दिन बाद मैं वापस से फिर ट्राई की, और मैं हाई कोर्ट सोची कि हाई कोर्ट होकर आते हैं, शायद वहाँ कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट देखकर तो मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं हुई। ये सब कुछ मैं अकेले कर रही थी ना, मेरी कोई सहेली मेरे साथ नहीं थी। तो छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट देख के तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई अंदर जाने की। तो मैंने क्या किया, जो बाहर पे जो रेस्टोरेंट था, मतलब काफ़ी बड़ा सा रेस्टोरेंट था, तो वहाँ पर मैं गई। वहाँ पर सब बैठे हुए थे, बाहर पे टेबल वगैरह लगा हुआ था। तो मैं वहाँ रैंडम ऐसे एडवोकेट्स, लंच का टाइम था, रैंडम ऐसे एडवोकेट्स लोग बैठे थे। तो मैं उनसे पूछी कि सर मैं क्या करूँ, मुझे एडवाइस दीजिए। अब इस बार मैं एडवाइस लेने गई थी।
मैं बोली मुझे आप लोगों से सलाह चाहिए। वो बहुत ज़्यादा सीनियर भी नहीं थे, बहुत ज़्यादा जूनियर भी नहीं थे। मैं बोली आप लोगों से कुछ पूछ सकती हूँ, टाइम ले सकती हूँ थोड़ा? तो बोले अरे बिल्कुल, बिल्कुल बताइए। मैंने कहा मुझे एडवाइस दीजिए कि मैं कैसे करूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा किसको जॉइन करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ? क्योंकि मुझे पता है कि एज़ अ लॉ स्टूडेंट अगर मैंने जॉइन नहीं किया सीनियर को तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी। उन्होंने कई लिस्ट दी, कई लोगों की लिस्ट दी। मेरे को लिस्ट वहाँ पर भी मिली थी। मुझे लिस्ट ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे भी मिली थी, अभी मुझे याद है। जब मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गई थी ना, वहाँ पर भी मुझे कुछ लोगों ने लिस्ट दी थी कि आप हाई कोर्ट के एडवोकेट्स लोग से सीखो। तो लिस्ट मुझे वहाँ पर भी मिली थी, लेकिन हुआ ये था कि मैं समझ नहीं पा रही थी मैं उनसे कैसे कांटेक्ट करूँ, क्या करूँ। और ऑनलाइन मैंने लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उतना अच्छा मेरे को रिप्लाई नहीं आया। कुछ लोगों ने बुलाया, लेकिन मेरे मन में संदेह आया कि एज़ अ फीमेल लॉ इंटर्न मेरे लिए सेफ़ रहेगा मेल के साथ काम करना कि नहीं, क्योंकि मुझे हमेशा से कंसर्न था इस चीज़ का कि भाई पता नहीं कब कौन कैसी नीयत का निकल जाए। तो थोड़ा सा एक डर भी था मेरे अंदर कि मेरे को थोड़ा बच के चलना है। तो फिर वहाँ पर उन लोगों ने भी मुझे कुछ एडवोकेट्स की लिस्ट दी और मैंने सारी प्रॉब्लम्स उनको बताई कि मेरे मन में ऐसा डर है, ये है, वो है। तो उन लोगों ने सारी मेरी प्रॉब्लम्स को सुनकर कुछ एडवोकेट्स की लिस्ट दी और बोला कि आप डायरेक्टली उनके जो लॉ फर्म है ना वहाँ पर विजिट करो। और एक मैडम थी, उनको उन्होंने रेकमेंड किया मुझे कि आप वहाँ जाओ, उनका काफ़ी बड़ा उन्हीं के घर में ही ऑफिस है और हमें लगता है आपको वो मौका ज़रूर देंगी, आपको ज़रूर समझेंगी। अब उसके बाद मैंने उनके कहने के अनुसार वो मैडम के यहाँ गई और बहुत मुश्किल से उनके यहाँ पहुँची थी, उनका लोकेशन वगैरह वो करके। फिर उसके बाद वहाँ पर जो वर्कर्स थे, जो एम्प्लॉयज़ थे, उन्होंने बहुत ही रिस्पेक्टफुली मुझे बैठाया और उसके बाद मैडम आई, उन्होंने मीटिंग वगैरह की। उनकी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, दूसरे दिन उनका मैटर था। मीटिंग वगैरह की और उसके बाद उन्होंने मुझे अपने ऑफ़िस में बुलाया, मतलब अंदर वाला जो उनका मेन ऑफ़िस था। और उन्होंने मुझे इतने रिस्पेक्टफुली बैठाया, इतने अच्छे से उन्होंने ट्रीट किया। आर यू ओके? आपने इतना वेट किया उसके लिए थैंक यू सो मच। उसके बाद उन्होंने, जबकि उनको रखना भी नहीं था, बट उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे ट्रीट किया। उन्होंने बोला साक्षी अभी फ़िलहाल हमारी जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से यू आर इन द वेरी कह सकते इनिशियल उसमें हो, आप बहुत नीचे पे हो अभी। आप नीचे इन द सेंस कि आप में पोटेंशियल की कमी है ये नहीं कह रही, आप हो सकता है सीख भी लो, बहुत जल्दी सीख लो। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ही जूनियर्स हैं अच्छे खासे, मुझे अभी अलग से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ना मुझे लगता है कि मेरे पास इतना समय है या किसी के भी पास, मेरी टीम में किसी के भी पास इतना समय है कि वो आपको कुछ सिखा सके। तो मैं आपको कहूँगी अभी अपनी स्टडी पे फोकस करो, ऑनलाइन जितना सीख सकते हो सीखो। प्लस साथ ही साथ कि अगर आप जो काम है, ऑफिशियल काम है, अगर आप वो सीखने को सोच रहे हो तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपको 8 बजे के बाद तक भी रुकना पड़ सकता है कई बार, और एज अ फीमेल आपके लिए ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो मैं ओवरऑल सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर कह रही हूँ कि मेरे साथ नहीं हो पाएगा। बहुत उन्होंने प्यार से जो भी था व्हाटएवर इट इज़ उन्होंने मुझे समझाया और रिफ्यूज़ कर दिया। अब इसके बाद मैं वहाँ से गई। अब मुझे ऐसा था कि अब पता नहीं क्या ही होगा, मैंने तो सारे रास्ते अपना लिए हैं, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हुआ ये कि मेरा एजुकेशन वगैरह सब कंप्लीट हो गया था, एलएलबी कंप्लीट हो गया था। एलएलबी का रिज़ल्ट वगैरह जो था वो भी आ गया और फिर उसके बाद मैं थोड़ा अपनी नानी के घर वर चली गई, वहाँ से फिर मैं लौट कर आई और इसके बाद मेरे को सब लोगों ने बोला कि स्टेट बार का जल्दी से जल्दी करा लो साक्षी अपना इनरोलमेंट। तो मैंने फटाफट करवाया, लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आ रही थी कि स्टेट बार की तरफ से बहुत बड़ा अमाउंट लिया जा रहा था। मतलब कहाँ मैं 10,500 रुपये पर सेमेस्टर देती थी और कहाँ मुझे एक बैग अचानक से 20,000 रुपये लाना था। अब 20,000 रुपये इकट्ठे मैं सोची मैं कहाँ से लाऊं। मैं तो अपने ट्यूशन के ही पैसों पे पूरी तरह डिपेंडेंट थी, मुझे 1 रुपये कहीं से भी नहीं आता था। हर एक सिंगल ज़रूरत के लिए मुझे अपने पास से पैसे लगाने पड़ते थे। तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि पढ़ाई के साथ साथ मैं ट्यूशन्स के थ्रू अपना रेंट का पैसा, खाने का पैसा, पढ़ाई का पैसा सब कुछ निकाल रही हूँ। तो मेरे लिए चीज़ें कितनी कॉम्प्लिकेटेड होंगी ना। फिर उसके बाद सोलो ट्रिप करना भी ज़रूरी था, क्योंकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था एक शहर से दूसरे शहर जाने का। तो वो डेवलप करने के लिए सोलो ट्रिप करना बहुत ज़रूरी था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। उसके बाद क्या हुआ, 20,000 रुपये मुझे ऐसा था कि मैं कैसे अरेंज करूं। लेकिन उसके बाद मेरे पास एक ट्यूशन था, उनसे मैंने पूछा, वो काफ़ी उन लोग रिच थे, मैंने उनसे पूछा कि क्या आप मुझे हेल्प करोगे, आप मुझे अगर हेल्प कर दोगे तो आगे हम हिसाब किताब देख लेंगे। तो उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, हम आपको हेल्प कर देंगे। उन्होंने मेरे को 20,000 रुपये तो नहीं लेकिन 11,000 दिए, बाकी के पैसे मैं इधर उधर से अरेंज कर ली। अब इसके बाद प्रॉपर मैंने 20,000 रुपये दिया, उसके बाद अपना सारा काम प्रोसीड करवाया। लेकिन इसके बाद एक और प्रॉब्लम आई, दैट वाज पुलिस वेरिफिकेशन। पुलिस वालों ने पता नहीं कैसे सीन करना शुरू कर दिया, अरे अभी नहीं हो सकता, 2-3 महीने लगेंगे, फला ढिमका हाई हो। मैंने बोला भाई मेरा एग्जाम चला जाएगा, 12 दिसंबर को मेरा एग्जाम है AIB का, मुझे फॉर्म भी भरना है। वो बोल रहे हैं नहीं नहीं, अब इनरोलमेंट नंबर जब तक नहीं मिलता हम फॉर्म कहाँ भर सकते हैं AIB का। तो फिर ऐसा हो गया था कि मैंने बोला मैं कैसे करूँगी, नहीं वो तो समझ ही नहीं रहे हैं, वो तो अपने एक्सक्यूज़ दे रहा है, हमारे पास ये नहीं आया, हमारे पास वो नहीं आया, तुम्हारा ये डॉक्यूमेंट नहीं है, वो डॉक्यूमेंट नहीं है, कुछ ना कुछ गोल 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 घुमा रहे थे। फाइनली मैं बैठ गई, मैंने बोला मैं तो यहाँ से नहीं जाऊँगी, मेरा काम तो आज के आज होना चाहिए, वेरिफिकेशन तो होकर रहना चाहिए।
अब उन लोग समझ नहीं रहे हैं अपना, फिर भी काम कर रहे हैं, जाने दो, बैठे रहो, कब तक ही बैठी रहेगी। लेकिन अल्टीमेटली एक पॉइंट ऐसा है, लड़ के झगड़ के बहस करके उनका दिमाग खराब करके कैसे भी करके अल्टीमेटली दोपहर के 3 बजे तक मैं अपना काम करवा ली। उन्होंने प्रॉपर मुझे वेरीफाइड करके सारी डिटेल्स दे दी और उसके बाद मैं वहाँ से गई सीधा। बस अब मुझे हाई कोर्ट जाना था, सारी चीज़ें सबमिट करनी थी और मेरा इनरोलमेंट आ जाना था। तो मैं गई वहाँ पे, सारी चीज़ें मैंने प्रोसीडिंग वगैरह कराई। लेकिन हुआ क्या कि अब हाई कोर्ट लेट कर रहा था, मतलब हाई कोर्ट इन द सेंस कि स्टेट बार, हाई कोर्ट में तो स्टेट बार होता है ना, अब स्टेट बार लेट कर रहा था। स्टेट बार ने मेरा जो इनरोलमेंट नंबर है वो 30 जनवरी को जारी किया। सोचिए आप, इतना लेट किया। इवन मेरे जो सीनियर थे हाई कोर्ट के वो भी गए थे रिक्वेस्ट करने, स्टिल उन्होंने 30 जनवरी को जारी किया। क्योंकि अब कुछ नहीं कर सकते ना भाई, स्टेट बार वाले तो अपने मन के हैं, उनका जब मन करता है तभी वो कोई चीज़ करते हैं, आप चिल्लाते रहो, ठीक है। कई बार तो जज भी चिल्लाते रहते, स्टेट बार वाले नहीं सुनते, अपने मन की करते हैं। तो स्टेट बार वाले 30 जनवरी को मेरा एनरोलमेंट नंबर दिए, बोले तुम कोई स्पेशल नहीं हो, हम जिसके सबके लिए जो टाइम हमने वो किया है वही टाइम फॉलो होगा। क्योंकि मैं लेट भी थी तो उस वजह से स्टेट बार वालों के हिसाब से मुझे चलना भी पड़ गया, क्योंकि अब इतना लास्ट में अगर आप अपना एनरोलमेंट का वो करोगे। लेकिन आप ये भी जान रहे हो कि पैसों की मुझे बहुत दिक्कत थी, बहुत ज़्यादा। मैं बहुत ही हार कर अपने ट्यूशन से पैसा ली थी, मतलब जो यहाँ मैं ट्यूशन पढ़ाती थी उन लोगों से ली थी। तो ओवरऑल फिर सिचुएशन ये हो गई कि 30 जनवरी को मेरा इनरोलमेंट हो रहा है, जारी हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि मेरा ये AIB तो छूट गया। लेकिन यहाँ पर क्योंकि लोग जो हैं, लोगों को तो बहुत मज़ा आता है मुझे गिरता हुआ हारता हुआ देखकर। तो लोगों ने ये नहीं देखा कि हाँ भाई पैसों का होगा या कुछ, सीधा बोला अरे औकात ही नहीं थी AIB क्वालिफाइड करने की। कुछ मेरे क्लासमेट्स भी थे, वो भी मज़े लेते थे कि हम तो AIB क्वालिफाइड कर लिया, हमारा तो COP भी आ गया। और मुझे बहुत, मेरा सीनियर भी मेरे को बोलता था बताओ आज तुम्हारा है AIB क्वालिफाइड होता, COP होता तो हम तुमको हाई कोर्ट में खड़ा भी कर पाते। हाँ बताओ अब क्या बोले तुमको, है बहुत रोज़ मेरे को इनडायरेक्टली सुनाते थे। मुझे इतना, मैं बता रही हूँ, उस AIB क्वालिफिकेशन और COP के लिए इतनी तड़प हुई है कि मैं क्या बताऊँ। दिल्ली भी आई, दिल्ली में भी मुझे इतना कुछ सुनना पड़ गया, मैं बता नहीं सकती। लेकिन फिर 22 दिसंबर 2024 आया, मैं पेपर दी पूरे एक्साइटमेंट से जाकर, और उसके बाद मेरा रिजल्ट आया। यही मार्च में, कब आया था, 20 मार्च को आया था क्या, आया रिजल्ट, आई वॉज क्वालिफाइड। लेकिन मैं एक चीज़ आपको इस चीज़ का सबक देती हूँ, इस चीज़ से, कि एक चीज़ जो आपको मुझसे सीख सकते हैं, और आप लोग से भी अगर मैं कभी कुछ सीख सकूं तो आप कमेंट में मेरे को ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं अपना बता रही हूँ कि आप मुझसे इसमें क्या सीख सकते हैं। मेरे रास्ते में कितनी भी मुसीबतें आई, लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया। मैंने ये नहीं सोचा कि हाँ मेरे को इस पॉइंट पे रुक जाना है, इस पॉइंट पे डीमोटिवेट हो जाना है, नहीं। मैं अपनी ग्रोथ को वर्क करती रही। मैंने जितना काम किया हुआ है, इतना तो COP पाए हुए लोग भी नहीं किए, लिटरली उस तरह से मैंने किया। मैंने क्या किया कि मेरा स्टेट बार में इनरोलमेंट हुआ नहीं हुआ, लेकिन स्टिल मैं अपने आप पर काम करती रही। ऑनलाइन बेसिस पे मैं जितना अपने आप पर काम कर सकती थी, मेरा एक ट्रूली एजुकेटेड करके एक चैनल था, उस पर भी मैं काम करती थी। अपने नॉलेज को भी मैं जितना बूस्ट कर सकती थी लीगल सेक्टर में मैं करती थी, ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब बहुत सारे दिल्ली के यूट्यूबर्स थे जो एडवोकेट थे, लोगों की वीडियोज़ देखती थी। एंड इसके बाद इसी बीच मैं बैकुंठपुर अपने होम टाउन गई थी। तो वहाँ पर मेरे एक पड़ोसी भैया थे, उन्होंने मुझे रेकमेंड किया, एक एडवोकेट, बोले रिलेटिव में ही हैं, उनसे आप जाकर मिलो, हाई कोर्ट के एडवोकेट है, मैं एड्रेस दे दे रहा हूँ, नंबर दे दे रहा हूँ। तो वो आपको हेल्प करेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। क्योंकि सीधी सी बात है, स्टार्टिंग में आप जो लॉ एंड टर्न हो या जूनियर एडवोकेट हो तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही ज्वाइन करना चाहिए, आपको मतलब बड़े कोर्ट्स ज्वाइन नहीं करना चाहिए। तो मैं उनको कॉल की, मैं उनसे जाकर मिली, तो उन्होंने बस यही कहा कि साक्षी देखो, मैं तुमको हेल्प करूंगा सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट में ही काम करने के लिए, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मैं कुछ रेकमेंड नहीं कर पाऊंगा एडवोकेट कुछ भी ढंग का, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई ढंग का एडवोकेट उतना मेरी नज़र में है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि अगर तुम काम करना चाहती हो तो आप हाई कोर्ट ज्वाइन करो मेरे साथ। तो अब मैं बहुत असमंजस में पड़ गई, काफ़ी सोच विचार करने के बाद फाइनली आई हैव टेकन द डिसीजन कि मैं सर के साथ ही, वो बहुत बुजुर्ग थे, 77 ईयर्स ओल्ड थे, आपको पता है 77 ईयर्स ओल्ड। तो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं आप ही के साथ काम करूँगी। और 52 ईयर्स एक्सपीरियंस थे वो, सोचो आप, ठीक है। अब उनके साथ मैंने काम करना शुरू किया। हाई कोर्ट में उनके साथ जाती थी, बढ़िया कार में बैठ के, अच्छे से वो कार तक ड्राइव करते थे इस एज में। मैं बढ़िया उनके घर चली जाती थी सीधे, उनका सब जो भी सामान वगैरह है कार में रख के, उसके बाद बैठ के बढ़िया वो मेरे को रास्ते भर नॉलेज देते रहते थे। और हम कोर्ट जाते थे, वहाँ पर सर मुझे जितनी भी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर सकते थे करते थे। गाइड उस व्यक्ति ने मुझे बहुत अच्छा किया, मैं इस बात से बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगी कि उन्होंने मुझे एज कहा जाए मेंटर बहुत अच्छा उन्होंने रोल प्ले किया। लेकिन कुछ कमियां थी जो मुझे मजबूर कर दी उनसे हटने के लिए। दैट इज़ कि वो बहुत जल्दी चिड़चिड़ा जाते थे,
बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, आगे पीछे देखते ही नहीं थे कि कौन है, क्या है, इसको इसके सामने ना बोलूँ, उसके सामने ना बोलूँ। कई बार कुछ गलत चीज़ों में भी मुझे माफ़ी महसूस करने के लिए वो करते थे। जैसे मेरी एक बार एक कैंटीन वाले से बहस हो गई थी कि आप इतना अनहाइजीनिक खाना देते हो लोगों की हेल्थ पे कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। आप कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर कैंटीन ओपन किए हुए हो, तो यू शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल। बट उन्होंने मेरे को कहा, जो मेरे सीनियर थे, कि हाउ यू कैन से दीज थिंग्स टू हिम। वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करता है एंड मैं खाता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? यू शुड बी सॉरी फॉर हिम। इवन उस चीज़ पर उनके फैमिली मेम्बर्स भी बोले कि नहीं, दिस इज़ रॉन्ग, साक्षी इज़ राइट, बट उन्होंने उनको भी शांत करा दिया। दूसरी उनकी प्रॉब्लम थी कि वो सिगरेट बहुत पीते थे, बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते थे, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते थे, चेन स्मोकर थे। तो उस वजह से भी मैं समझ लीजिए इनडायरेक्टली मैं भी सिगरेट ही पी रही थी, ठीक है। तो दिन भर में इतना मतलब वो पी डालते थे, 7-8 सिगरेट्स फूक डालते थे। तो उस वजह से फिर ऐसा हो गया था मेरा कि भाई मैं नहीं कर सकती। उसके बाद एक और चीज़ थी, हाँ, उनकी वो ना कोई भी चीज़ के लिए बहुत जल्दी हड़बड़ाते थे, मतलब वो सिचुएशन समझने को तैयार ही नहीं रहते थे कि सामने वाला। और उनका क्या था, रेलवे ट्रैक के पार था घर, मुझे रेलवे ट्रैक पार करके जाना पड़ता था। बरसात का सीज़न है, मतलब बरसात तो आजकल जानते ही हो कभी भी होती है, बारिश हो रही है या कुछ भी है, कुछ नहीं सुनना उनको बस ऐसा रहता था कि नहीं, आप टाइम पे पहुँचो एनी हाउ। तो कभी अगर मैं लेट हो गई या कुछ भी हो गई तो मेरे अंदर इतना खौफ रहता था। और उस खौफ में मैंने एक बार रेलवे ट्रैक लॉक होने के बाद भी क्रॉस कर दिया था, जिसकी वजह से जस्ट 3 सेकंड दूर थी मैं ट्रेन के नीचे आने से। 3 सेकंड, अगर 3 सेकंड लेट हुई होती तो मैं ट्रेन के नीचे, मेरा क्लियर हो गया होता मैटर। लेकिन मैं सोचिए आपकी कितना मतलब भगवान की कृपा थी कि मैं पार हो गई। तो उस दिन मुझे एहसास हुआ कि नाउ आई कांट वर्क विथ हिम। ठीक है, जितने दिन हो उतने दिन हो, लेकिन आप नहीं कर सकते। इवन उन्होंने, सोचिए, मैं उनके किसी इतने कुछ खास काम आई नहीं थी, उन्होंने बल्कि मुझे सिखाया था। स्टिल उन्होंने मुझे 2000 रुपीज़ स्टाइपेंड दिया था, 2000 रुपीज़ 1 मंथ का। तो इट वॉज वेरी गुड मोमेंट फॉर मी। बट कई बार क्या होता है कि और भी एस्पेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से आप सीनियर के साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो मैं भी उनके साथ 1 मंथ से ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाई। एंड फाइनली आई हैव डिसाइडेड इन द फरवरी 2024 कि मैं दिल्ली निकलूंगी। अब दिल्ली निकलने के बीच में मेरे साथ इतने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। क्या चैलेंजेस है दिल्ली निकलने के बीच में, ये हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। बस इतना पता है कि 15 मार्च को मैं दिल्ली में थी और बहुत सारे चैलेंजेस थे। दिल्ली में क्या चैलेंजेस हुए मेरे को, इस पर भी एक वीडियो है, आप देख लीजिएगा। और भी चैलेंजेस हैं बताने को, जो मैं बाद में बताऊंगी। अभी आज के लिए बस इतना ही। बस आपको इससे, इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन से ये शिक्षा मिलती है कि मेरे को रास्तों में कितनी सारी रुकावटें आई, कितनी सारी प्रॉब्लम आई। एक AIB क्वालिफाइड करने को, एक COP क्वालिफाइड करने को, क्वालिफाइड करने में प्रॉब्लम नहीं आई, फॉर्म भरने में प्रॉब्लम आई। AIB फॉर्म ही नहीं भर पा रही थी मैं, तो वो जो प्रॉब्लम आई। COP अभी रुका हुआ है, लेकिन इस बीच भी मैंने कितनी सारी ऐसी अचीवमेंट्स गेन की हैं। दैट इज़ अ वेरी अप्रिशिएबल थिंग। कैसे है अप्रिशिएबल? इस बीच मैंने वो सारी चीज़ें हासिल कर ली कि आज जब मेरे पास COP आ जाएगा तो मैं शायद बहुत सारे ऐसे एडवोकेट हैं, उन लोगों से आगे ही अपने आप को पाऊंगी। तो ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने किसी भी चीज़ की परवाह नहीं की। लोग बोल रहे थे, लोग सुना रहे थे, अरे कोर्ट आ जा रहे हो, अभी तक तुम्हारे पास AIB का वो नहीं है, क्वालिफाइड रिजल्ट नहीं है, ये वो। लेकिन स्टिल आई वॉज वॉकिंग, आई वॉज लेवलिंग अप। मैं लेवल अप होती चली जा रही थी। कई बार लोग मुझे टॉन्ट मारते थे कि अभी तक तुम्हारा आता, तुम एडवोकेट हो जो एडवाइजिंग कर रही हो। मैंने कहा एडवाइस में कोई प्रॉब्लम है? आप ये बताओ पहले। नहीं, प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ करेक्ट है। मैंने कहा वेरीफाई कराया किसी सीनियर एडवोकेट से? यस कराया, इट वॉज करेक्ट। तो मैंने कहा बस अपना काम बनता, भाड़ में गई डिग्री, भाड़ में गया एक्सपीरियंस। आपका काम बन गया, करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिली, सीनियर एडवोकेट भी सवाल नहीं उठा पाया उस लीगल एडवाइजिंग पे, देन इट्स फाइन। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन इट? चैनल पे भी आकर लोग बोलते थे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसलिए ये वाली चीज़ जो है, इसको भी मुझे डील करना पड़ गया। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी, बहुत सारे लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं कि मैडम हम यहाँ फंसे हुए हैं, हम यहाँ फंसे हुए हैं, इस चीज़ से नहीं निकल पा रहे हैं, ये नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं हम LLB शुरू नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं हम एडवोकेसी शुरू नहीं कर पा रहे हैं। शुरू करना सिर्फ आपके हाथ में। रास्ते में मुसीबतें आएंगी, लेकिन आपको स्टिल चलना नहीं रोकना है। इधर से रास्ता नहीं है, इधर से निकलो, इधर से रास्ता नहीं है, इधर से निकलो। और क्रिटिसिज्म को तो आप खून के घूंट की तरह पीते चले जाओ। उस दिन अपनी एनर्जी दिखाना जिस दिन आपके सामने मौका होगा। जैसे आज चैनल पे आकर मैं अपनी एनर्जी दिखाती हूँ कि हाँ भाई, मैं कितना सिखा सकती हूँ, मैं कितना बेस्ट कर सकती हूँ अपने, जो मेरी जो व्यूअर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरी पब्लिक है, जो मुझसे एक्सपेक्ट कर रही है, मैं वहाँ अपनी एनर्जी दिखाती हूँ। मेरी जितनी भी सालों की फ्रस्ट्रेशन है ना, वो मैं क्या कर रही हूँ, पॉजिटिव तरीके से एक्सप्रेस कर रही हूँ इधर पे, नॉलेज के थ्रू, बेस्ट से बेस्ट वीडियो बनाने के थ्रू।
जो कि मैं नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि एडिटिंग वगैरह और अपलोडिंग वगैरह में मैं बहुत ज़्यादा ही एग्जॉस्ट हो जा रही हूँ। मैं और भी बेस्ट कर सकती हूँ, मुझे ऐसा लगता है, बट मैं नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन आप लोग का जो पेशेंस है, आप लोगों का जो विश्वास है, वो मुझे हिम्मत नहीं हारने दे रहा है और हर दिन मेरी एक नई कोशिश रहती है कि मैं कुछ बेहतरीन करूँ आपके लिए। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको इतना समझ में आया कि रास्ते चाहे कितने भी कठिन हों, लेकिन हमको चलना नहीं छोड़ना चाहिए, हमको चलते रहना चाहिए। ठीक है, मैं एडवोकेट नहीं थी, लेकिन उन दिनों भी मैं अपने आप को एक एडवोकेट की तरह ही हर तरह के चैलेंजेस को फेस करवा रही थी, हर तरह का काम खुद को सीखने के लिए प्रेरित कर रही थी। लोग डीमोटिवेट कर रहे थे, स्टिल आई वाज मोटिवेटिंग माई सेल्फ कि नहीं, तुमको करना है, तुमको करना है, तुमको करना है। लोग बोलेंगे कि अरे अभी तो AIB भी क्वालिफाइड नहीं हुई है, लेकिन स्टिल शी इज बिहेविंग लाइक एन एडवोकेट। ठीक है, आई डोंट हैव एनी कॉम्प्लिकेशन, बट आई विल डेवलप माई सेल्फ ऑन दैट पर्टिकुलर लेवल, राइट। सो ये पर्टिकुलर आपके अंदर होना चाहिए कि नहीं, मैं अगर नहीं हूँ ना, स्टिल आई विल। जैसे कि कोई IPS ऑफिसर या IAS ऑफिसर बनना चाहता है, आप अभी तक IAS ऑफिसर बने नहीं हो, आप तो अभी एग्जाम दे रहे हो, लेकिन स्टिल यू हैव टू बिहेव लाइक एन IAS ऑफिसर इन द पब्लिक एरियाज। इसका मतलब ये नहीं कि आप लाल बत्ती गाड़ी लेकर घूमो, यू हैव टू बिहेव लाइक कि जैसे कि आप IAS ऑफिसर हो, यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी एक्ट ऑफ द पीपल। आपको तुरंत उनको समझाना चाहिए कि सर यहाँ पर कचरा मत फेंकिए, दिस इज नॉट गुड। आपको वो पर्टिकुलर जो जिले की जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पब्लिक की क्या है, पुलिस वालों की क्या है, वो आपको समझाना चाहिए अपने लेवल पर। जो भी आप कर सकते हैं, अपने आप को IAS मानिए और उस तरीके से आप जो वेलफेयर में कर सकते हैं पब्लिक के लिए, लोगों के लिए, वो आप करिए। और फिर एक दिन जब आप IAS ऑफिसर बनेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा न्यू नहीं लगेगा कि अरे नाउ आई हैव टू डू द थिंग्स ना, जो कि एक IAS ऑफिसर को आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो पहले से ही एक IAS था, IAS वाला माइंडसेट था, बस मुझे एक टैग मिलने की ज़रूरत थी, राइट। तो वो पर्टिकुलर चीज़ मैं कहती हूँ हर व्यक्ति में होनी चाहिए। एडवोकेसी के प्रोफेशन में भी यही होता है, आप जिस दिन एडमिशन लेते हो LLB में, उसी दिन से आप एक एडवोकेट होते हो। वो जो एक आपको वैलिडेशन मिलता है उस बेसिस पे नहीं, लेकिन दिल से, आत्मा से आप एक एडवोकेट होने चाहिए, एक ऑनेस्ट एडवोकेट होने चाहिए। आपका जो बिहेवियर है उसको देख के सामने वाला बोले कि बेटा तुम बहुत ही एक दिन सक्सेसफुल और बड़े ऑनेस्ट एडवोकेट बनोगे। देख के आदमी बोल दे, बिना आपका बैकग्राउंड जाने बगैर, और फिर आप हंसो और आप बोलो कि बिल्कुल मैं LLB कर रहा हूँ, मैं एडवोकेसी की प्रोफेशन में जा रहा हूँ, डेफिनेटली थैंक यू सो मच। ये आपके अंदर होना चाहिए। आप किसी भी चीज़ का वेट मत करो कि ये COP आ जाएगा या AIB क्वालिफाइड हो जाएगा या ये हो जाएगा तब मैं करूँगा। आपको शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही एज एन एडवोकेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए और जितना आपका दायरा है उस पर्टिकुलर डेजिग्नेशन के बेसिस पे उतना आप करिए एज एन एडवोकेट। जैसे एज एन एडवोकेट आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों को लॉज वगैरह जो हैं बताएं, लोगों की छोटी मोटी मदद या सुलह वगैरह करा दें। इसके लिए तो आपको कोई BCI स्पेशली तो ये नहीं बोलता कि हाँ आप नहीं करा सकते, करा सकते हैं। तो मैं तो शुरू से ही कराती रही हूँ। लोग मुझे कॉल करते थे कि साक्षी हमारा इसके साथ डिस्प्यूट है यार, बीच में अगर कुछ मीडिएशन वगैरह करा सको तो करा दो, तो मैं करा देती थी। तो ऐसा नहीं है, वो सब समझौता वगैरह कराने के लिए आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी करा सकते हो। तो वो एक जो एक क्वालिटी है ना, वो शुरू से ही आप में वो इंडल्ज होनी चाहिए और आप उस क्षेत्र में काम करते रहने चाहिए। उसके लिए आपको अलग से उस डिग्री की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन आपको डिग्री और इस पर्टिकुलर वैलिडेशन तक पहुंचेंगे तब की बात अलग है, लेकिन अभी फिलहाल पहले ही दिन से आप शुरू कर दो। गिव अप मत करो, अपने आप को बूस्ट करते चले जाओ। वो सारी चीज़ें करो जो एक COP पाने वाला करता है, वो सारी चीज़ें करो। बस आप रूल के अगेंस्ट मत जाना। ऐसा नहीं कि वो सारी चीज़ें से मतलब कि आप किसी का केस ले लिए और जज के सामने खड़े हो गया विदाउट COP ऐसा नहीं है। लेकिन मतलब जो भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जाकर कोर्ट रूम में बैठ सकते हो, चीज़ों को देख सकते हो, जैसे वकील गंभीरता से चीज़ों को सुन रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं कि हाँ इस मैटर में मैं भी अगली बार यही करूँगा, जैसे सीनियर एडवोकेट कर रहे हैं उस तरीके से आप भी करो ना, बराबरी करने की कोशिश करो सीनियर्स की। दिस टाइप ऑफ थिंग आई वॉन्टेड टू एक्सप्लेन यू। सो होप सो आपको इस वीडियो से बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई और सवाल हो या नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना कौन सा एक्सपीरियंस शेयर करूं या आपकी किस परेशानी पर बात करूं, ये ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और साथ ही साथ बेल बटन दबा दीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलता है और उस वजह से वीडियो मिस हो जाता है। साथ ही साथ इस चैनल पर हम सिर्फ सॉल्यूशंस पर बात करेंगे जो कि क्लाइंट्स की हैं, जूनियर एडवोकेट्स की हैं और लॉ स्टूडेंट्स की हैं, और एक हेल्दी डिस्कशन करेंगे जिससे कि हम न्यायपालिका में भी कुछ अच्छा बदलाव ला सकें और अपनी खुद की भी ज़िंदगी में प्रोफेशनल लेवल पर जो भी हम अच्छे बदलाव ला सकते हैं लाएं।